नमस्कार। हमारा संविधान के इस नए एपिसोड में एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के प्रस्तावना की, उसके प्रियम्बल की, जिसे कुछ लोग उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए, कल ही हमने गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई, इसलिए यह याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी के जो भारत की परिकल्पना थी, उसने भारत के संविधान को किस तरह प्रभावित किया। लगभग एक अंतर प्रवाह है, जिसे कहा जाए अंडर करंट की तरह। भारत के प्रियम्बल में हम देखेंगे, जब मैं आपको आज बताऊंगी कि किस प्रकार समानता और बंधुत्व के साथ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र के आदर्शों को जोड़ा गया है। गांधी जी ने द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में एक बात कही। उन्होंने इस बात का वर्णन किया और कहा कि एक भारत जिसमें सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करे कि यह उसका देश है, कि इसके निर्माण में उसकी भी एक प्रभावी आवाज़ है, तथा एक ऐसा भारत बने जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव से रहें। किस प्रकार से गांधी जी की इस बात को भारत के प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका में सम्मिलित किया गया। तो पहला सवाल, प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है? देखिए, प्रस्तावना जो है या प्रियम्बल जो है, वो एक तरीके से भारत के संविधान का सार है। इसमें कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जिन्हें जो संविधान के नैतिक सिद्धांत हैं, उन्हें बताया गया है। जिस प्रकार से संविधान कानूनों को लागू करता है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का दर्शन है। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रस्तावना जो है वो संविधान के लक्ष्यों को भी प्रकट करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं संविधान के। यह भी बताता है कि भारत के संविधान के जो अलग अलग कानून हैं, जो हमारी संरचना है, उसके पीछे का कारण क्या है। यदि एक ब्रॉड रूप में बोलूं, एक विस्तार तरीके से इसे रखा जाए तो कहा जाएगा कि भारत का प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान के लक्ष्य को, उसके सार को और उसके बनाने वालों के दिमाग की चाबी है। इसे मैं नहीं, इसे एक जज ने कहा एक बहुत बड़े केस में, जिसका नाम आप सब जानते हैं, केशव नंदा भारतीय केस और संविधान की प्रस्तावना पर क्या विचार हैं, इसके बारे में आऊंगी और चर्चा करूंगी इस वीडियो के थोड़े से बाद वाले भाग में। तो आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या है भारत के संविधान का प्रस्तावना। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसका प्रियम्बल जो है ये भी अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। भारत का प्रस्तावना जो है, इसे बेसिक फीचर भी कहा गया है। मतलब, और मैं आगे वाले इस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि इसे बदलना इतना आसान नहीं, इसे संशोधित किया तो जा सकता है, लेकिन किस हद तक, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आते हैं कि भारत के संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी भारत के संविधान का प्रस्तावना हिंदी में, और फिर जल्दी से सुनाऊंगी अंग्रेजी में। तो भारत का संविधान का प्रस्तावना पहले हिंदी में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगी। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे का विचार हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन द्वारा रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया था। लेकिन इन शब्दों का क्या मायना है? वो 5 शब्द जिन्हें संविधान में प्रयोग किया गया है, इनमें से 3 शब्द ऐसे हैं जिनको पहले से ही संविधान में जोड़ा गया उसके प्रस्तावना में, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। तो एक एक करके आपको इन सारे शब्दों पर लेकर आती हूं। देखिए, पहला जो शब्द है वो है सॉवरेनिटी, जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। क्या मतलब होता है सॉवरेनिटी या संप्रभुता का? देखिए, इस बात पर जोर कि भारत अब किसी के अधीन नहीं है, भारत आजाद है, भारत किसी भी बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं है। हालांकि भारत अभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है। तो कई बार ये सवाल उठा कि क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्यता से भारत की संप्रभुता या सॉवरेनिटी पर असर पड़ेगा? और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि संप्रभुता कोई भी आंतरिक या बाहरी मामलों में भारत पूर्ण तरह से किसी बाहरी शक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है, आजाद है। यही मतलब होता है सॉवरेनिटी या संप्रभुता का। अब आते हैं, देखते हैं एक दूसरे शब्द को। देखिए, लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र वर्ड यूज किया गया है डेमोक्रेटिक, इसको तो हम सब जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, हम भारत के लोग, वो शब्द जिसे आज आपने देखा, भारत का प्रस्तावना शुरू होता है। तो लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट जिसे वी द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों ने ही बनाया है। तो लोकतंत्र और लोकतंत्र का तो मतलब आप जानते हैं। एक तीसरे शब्द पे आते हैं, गणतंत्र या रिपब्लिक। अभी 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाता है। क्या मतलब होता है इस शब्द का, गणतंत्र या रिपब्लिक? देखिए, रिपब्लिक का मतलब है कि किसी भी राज्य में कोई वंशानुगत, मतलब कोई लेगेसी के द्वारा किसी राजा को, किसी रानी को हम इस देश का सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो नहीं देते। रिपब्लिक का मतलब कि इस देश में जो कार्यपालिका है, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, उसका जो हेड है, उसे, या राज्य का मुखिया जिसे कह लिया जाए, वो लोगों के द्वारा ही निश्चित किया जाएगा एक समय अवधि के लिए। उसका तरीका क्या होगा, ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए तो लोग सीधे प्रधानमंत्री को चुनाव नहीं करते। हम पहले चुनाव करते हैं अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, जो मिलके बनाते हैं फिर कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, उस पर भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बातचीत करेंगे। लेकिन कोई, जैसे बहुत सारे आज भी ऐसे देश हैं जहां पे जो पहले से एक डायनेस्टी चली आ रही है, एक वंशानुगत सम्राट चले आ रहे हैं, वही जो है वो देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हैं। भारत के संविधान ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, और इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और भारत को एक रिपब्लिक या गणतंत्र भी कहा जाता है। अब और 3 शब्द हैं जो पहले भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं थे। इन 3 शब्दों को मैंने आपको बताया जोड़ा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। क्या 3 शब्द हैं, आइए जल्दी से आपको बताती हूं। देखिए, पहला शब्द है जिसे जोड़ा गया सोशलिस्ट, सेकंड जो शब्द है जिसे जोड़ा गया वो है सेक्युलर, और तीसरा जो शब्द है उसे कहा जाता है इंटेग्रिटी। तो पहले जहां पे लिखा था कि यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, बाद में जोड़ा गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। एक एक करके इन तीनों शब्दों का आपको मतलब समझाऊंगी। देखिए, पहला वर्ड जो है सोशलिस्ट या समाजवाद, इसका क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट के कई बार डेफिनेशंस में वाद विवाद होता है।
डेमोक्रेटिक नेशंस में और वो नेशंस जहां पे कम्युनिस्ट पॉलिसी चलती है, वो इस शब्द समाजवाद को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। इस शब्द का मतलब है, समाजवाद का मतलब है कि देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं ये पूर्ण तरीके से प्राइवेट हैंड्स में नहीं चले जाएं। इसका मतलब कि देश के जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा नियंत्रित रहें। भारत एक इतना बड़ा देश है कि जहां पे गरीबों और अमीरों के बीच में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसे में सारे रिसोर्सेज प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना एक तरीके से समाजवाद के अगेंस्ट में भी जाता है। एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, उन मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सब के सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है? समाजवाद ये कहता है कि राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन सारे रिसोर्सेस पर काम करने का और ये सुनिश्चित करने का कि ये जो दो तबका है अमीर और गरीब का, इसके बीच में काफ़ी गैप नहीं हो। और सरकार का काम है ना सिर्फ डिफेंस इंश्योर करने का कि देश की सिक्योरिटी रहे, ना सिर्फ बाहर की लेकिन आंतरिक भी, लेकिन एक कदम उससे आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया जाए कि समाजवाद के तहत सारे लोगों के बीच में रिसोर्सेस में कहीं ना कहीं समानता हो। देखिए, भारत में ये जो शब्द है समाजवाद, इसे जोड़ा गया लोकतंत्र के साथ। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में, पूर्ण तरीके से कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक दूसरे शब्द पे, और जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। ये जो वर्ड है सेक्युलर या सेक्युलरिज्म, इसको कई बार अब्यूज किया जाता है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे बड़े इजीली तरीके से, बड़े इजी रूप से कह देते हैं कि सेक्युलर्स आर सिक्युलर्स, मतलब ये लोग बीमार लोग हैं। लेकिन ये वर्ड सेक्युलर क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया कि भारत के संविधान में सब धर्म के लोगों को अपने धर्म को बराबरी से प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। और राज्य मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं कर सकती, ना ही पक्षपात कर सकती है, ना ही किसी प्रकार से किसी धर्म को जो है वो राज्य के मामलों में इंक्लूड कर सकती है। तो अभी इस बार जब 26 जनवरी को जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी झांकियां निकलती हैं, कुछ राज्यों की झांकियों में जिस प्रकार से रिलीजियस सिंबल्स का उपयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। और ये जो सेक्युलरिज्म की बात प्रियम्बल में लिखी गई है, इसके भी अगेंस्ट में है। और तीसरा बात, मैंने आपको बताया जो शब्द ऐड किया गया वो था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, कि भारत में ना सिर्फ एक यूनिटी हो सारे देशों में, लेकिन इंटेग्रिटी भी हो। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में कि भारत में क्वाज़ाई फेडरलिज्म है, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, इनमें ना सिर्फ एक यूनिटी की फीलिंग हो, लेकिन इन सब में एक इंटेग्रिटी की भी फीलिंग हो। मतलब कि हमें भारत से अलग नहीं होना है, हमें भारत में एकता के साथ में ही रहना है। तो ये तीन शब्दों को जोड़ा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन इसने जन्म दिया एक बहुत बड़े सवाल को, प्रस्तावना को लेकर, और वो ये है कि क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का ही भाग है या संविधान से अलग है? यदि यह संविधान का भाग है तो क्या भारत के प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना में किसी भी प्रकार से संविधान में दिए गई प्रोसीजर के अनुसार अमेंडमेंट किया जा सकता है? यदि कल कोई सरकार चाहे कि भारत की प्रस्तावना को पूरी तरीके से बदल दिया जाए उसमें संशोधन के द्वारा, तो क्या यह पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ले चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा में, वीडियो के अगले भाग में। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बेरुबरी एक बड़ा जजमेंट था। इस जजमेंट पे बाद में भी हम बात करेंगे जब हम नागरिकता या सिटीजनशिप पे बात करेंगे। लेकिन इन रे बेरुबरी जो केस था, वहां से लेके केशव नंदा भारती तक किस प्रकार से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों में अलग अलग बात की गई। पहले बताती हूँ बेरुबरी यूनियन। देखिए, बेरुबरी यूनियन केस जो था वो कहीं ना कहीं भारत का जब इंडिपेंडेंस के समय पे सीमा विभाजन हुआ तो उससे संबंधित केस था। इट वॉज अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारत के पास सुप्रीम कोर्ट के पास 143 अनुच्छेद आर्टिकल के द्वारा एक रेफरेंस गया, सरकार ने कहा, और उसमें कई सारे सवाल थे कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 143 जो है इस प्रकार का अनुच्छेद है कि सरकार जब चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन ले सकती है। इन केसेस को हम कहते हैं इन रे, INRE, मतलब यहां पे दो पार्टीज नहीं है, यहां पे ओपिनियन लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। खैर आर्टिकल 143 पे भी आराम से आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो इन रे बेरूबरी यूनियन में ये आर्ग्यूमेंट सामने रखा गया कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं भारत के संविधान का पार्ट ही है। इसलिए भारत के प्रियम्बल में चूंकि जो वर्ड है वो यूज किया गया है सॉवरेनिटी, तो अब आजादी के बाद, संविधान के बाद भारत के आने वाला जो क्षेत्रफल है उसका कोई भी हिस्सा किसी और देश को नहीं दिया जा सकता। इस जजमेंट का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, एक लाइन ड्रॉ हुई जिससे ये तय हुआ कि कौन से गांव जो हैं, कौन से जिले जो हैं वो भारत की सीमा में माने जाएंगे और कौन से गांव और जिले जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा में माने जाएंगे। तो अलग अलग गांवों में जो पुलिस स्टेशंस थे उनको मानते हुए, उनको जोड़ते हुए एक तरीके से लाइन बना दी गई। लेकिन एक जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट थी बेरूबरी की, उस पर यह काम नहीं किया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान में यह बात छिड़ी कि अब ये किसकी टेरिटरी में माना जाएगा। इसी मामले को लेकर जो है, और काफी सारे संवैधानिक सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सरकार ने इन रे बेरूबरी में माना। तो अब सवाल ये था कि क्या ये हो सकता है कि भारत का कानून, भारत का संविधान ही कह दे कि इन रे बेरूबरी का जिले का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान को दिया जा सके। इसमें जो है वो काफी हलचल मची और ये कहा गया कि देखिए, प्रियम्बल जो है वो एक सॉवरेन है, रिपब्लिक है, इसलिए भारत की टेरिटरी का, क्षेत्रफल का कोई भी पार्ट जो है वो किसी बाहरी देश को, किसी फॉरेन पावर को नहीं दिया जा सकता संविधान का संशोधन करने के बाद भी, क्योंकि प्रस्तावना इसकी इजाजत नहीं देता। मतलब कुल मिला के इन रे बेरूबरी में यह कहा गया कि भारत के प्रियम्बल को संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद आया अगला जजमेंट, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, 1975 का यह जजमेंट था। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना हालांकि संविधान का हिस्सा है, लेकिन ना तो ये किसी शक्ति का स्रोत है, ना ही इस पर कोई और सीमा है, कोई लिमिटेशन है। प्रस्तावना जो है वो एक तरीके से लोगों की वैचारिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसलिए भारत के जो प्रियम्बल है उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। प्रियम्बल से, प्रस्तावना से कोई पावर्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, केवल आइडियलिज्म, प्रिंसिपल्स को प्रस्तावना दिखाता है। फिर आया मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मुख्य न्यायाधीश तब के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ सीनियर जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्यों और उसकी जो बुनियादी संरचना है उसको दर्शाते हुए महत्व देना जरूरी है। यह माना गया कि प्रस्तावना जो है वो भारत के लोगों को एक ऐसी नीति का आश्वासन देता है जिसकी मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाए वो क्या है? सॉवरेन मतलब संप्रभुता, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसका पूरा जिसे कहा जाए एसेंस भारत के प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना यह भी स्वीकार करता है, पहचानता है और घोषणा करता है कि संविधान लोगों से ही निकलता है। प्रस्तावना बहुत कम और अच्छी तरह से परिभाषित शब्दों में यह बता देता है कि संविधान को समझने के लिए क्या चाबी की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स, संविधान को एक चाबी की तरह देखना चाहिए, प्रस्तावना को एक चाबी की तरह देखना चाहिए भारत के संविधान को समझने के लिए। उसके बाद आया एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, एसआर बोमाई। एसआर बोमाई के मामले में ये बात आई कि 9 जजेस का बेंच था, 9 जजेस बेंच इट वाज। उसमें से 3 न्यायाधीशों ने एक और बात कही। उन्होंने इस बात का आकलन किया कि जो शब्द जोड़ा गया है सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, इसका क्या मायना है। जब
पूरा भारत का संविधान ही सेक्युलरिज्म की बात करता है, इसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो इस शब्द को अलग से प्रियम्बल या प्रस्तावना में जोड़ने की क्या जरूरत थी? तो इन्होंने, 3 जजेस ने इसके कई सारे कारण दिए। मुख्यतः 3 कारणों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है कि संविधान में वर्ड सेक्युलरिज्म है, ऑलरेडी सेक्युलरिज्म की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना पूरे संविधान में है, लेकिन 3 कारणों से इसको संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित करना भी जरूरी है। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अच्छी बात हुई कि इसको प्रियम्बल में भी डाल दिया गया। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में कोई धर्म नहीं है जो राज्य अपना सके, मतलब राज्य के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए सभी धर्म समान हैं और सभी लोगों को अधिकार है अपना अपना धर्म को प्रैक्टिस करने का। और अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए ये और भी जरूरी है कि वो जो भी धार्मिक विश्वासों को अपनाना चाहें वो बिल्कुल उसको अपना सकते हैं। किसी भी नागरिक को धर्म को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे चुनाव में यदि कोई राजनीतिक पार्टी धर्म का मिश्रण करती है राजनीति से, तो एक तरीके से वो भी गलत है। और इतना महत्वपूर्ण है ये शब्द सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष, और इन सबको ध्यान में रखते हुए उसका प्रस्तावना में जोड़ा जाना बिल्कुल सही था। एक तीसरा कारण भी दिया गया, और वो तीसरा कारण क्या था कि उन्होंने कहा कि देखिए, भारत का प्रस्तावना जो है वो खुलते से ही किसी के भी सामने नजर में आ जाता है। तो प्रियम्बल में यदि ये शब्द सेक्युलरिज्म डाला गया है तो कहीं ना कहीं भारत में धर्मनिरपेक्षता की कितनी महत्ता है, इस पर एक प्रकार से एम्फोसिस दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे संविधान जो है वो बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्षता के भाव पर ही आधारित है। तो इन सारे जजमेंट्स को देखकर ये समझ में आता है कि प्रस्तावना को देखने का नजरिया, इसकी महत्ता किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित करी। लेकिन आप कहेंगे कि सवाल तो रह गया, वो सवाल कि क्या भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस बात को जब बेरूबरी यूनियन में कहा गया था कि नहीं किया जा सकता, बदल दिया गया या ओवरटर्न कर दिया गया एक बड़े जजमेंट में, एक बड़ी खंडपीठ वाले जजमेंट में, केशव नंदा भारती में। केशव नंदा भारती में क्या हुआ, आइए आपको बताती हूं। केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में अटॉर्नी जनरल ने उस समय के ये तर्क दिया कि अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में संशोधन शक्ति के आधार पर भी प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है। यह कहा गया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, इसलिए इसे संविधान के अन्य प्रावधानों या प्रोविजंस की तरह संशोधित किया जाने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। जो याचिकाकर्ता थे, जो पेटिशनर्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हालांकि आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्तियां, संविधान को संशोधन करने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये सीमित हैं, इन पर लिमिटेशन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस जजमेंट में, मैं कहूं, एक बीच का रास्ता या मिडिल पाथ निकाला। उन्होंने कहा कि संशोधन की जो शक्ति है उस पर एक निहित सीमा, मतलब एक इंप्लाइड लिमिटेशन बनाना बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अपनी बात में कहा कि हालांकि ये माना जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी प्रस्तावना को इस प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता कि संविधान की जो आत्मा है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे ही बदल दिया जाए। कुल मिलाके ये कहा गया कि इनरे बेरूबरी यूनियन का जो पोजीशन था कि प्रियम्बल को, प्रस्तावना को बिल्कुल भी संशोधित नहीं किया जा सकता, वो गलत है। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? ये अपने आप में पूरा एक वीडियो का टॉपिक और सब्जेक्ट हो सकता है। केशव नंदा भारतीय में जब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को उपजाया गया, इसको अलग अलग जजेस ने अलग अलग इस पे अपनी बातें कही, तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्या एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि भारत के संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन अलग अलग जजेस ने, मैंने आपको बताया कि 9 जजेस की बेंच थी केशव नंदा भारती, अलग अलग जजेस ने अपना ओपिनियन दिया
कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम आगे सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद में केशव नंदा भारती पर भी आपको एक वीडियो के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर और थोड़ा सा बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में जल्दी से केशव नंदा भारती में के जजमेंट में कुछ जजेस का क्या कहना रहा प्रियम्बल को लेकर, प्रस्तावना को लेकर और उसकी महत्ता को लेकर, इस पर कुछ बात आपसे जल्दी से करना चाहूंगी। उस समय केशव नंदा भारती को जब सुना जा रहा था तो चीफ जस्टिस थे सिकरी साहब, और उन्होंने कहा प्रस्तावना को लेकर कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्व की है। ये मैं कोट्स में बोल रही हूं, और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भाव और एक महान दृष्टि के प्रकाश में ही पढ़ा जाना चाहिए और इसकी व्याख्या उसी प्रकार से की जानी चाहिए। जजेस शेलोट और जस्टिस ग्रोवर ने कहा कि संविधान के हर अनुच्छेद, मतलब हर आर्टिकल में जो चलने वाला एक निरंतर लय है, उसे प्रस्तावना में सीधे सीधे प्रतिबिंबित किया जा रहा है या देखने को मिलता है। मतलब एक जो इंटरनल क्या म्यूजिक है, एक उन्होंने शब्द यूज किया था, एक कांस्टेंट स्ट्रेन जो देखा जाता है संविधान में, उसका पूरा पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो बहुत संक्षिप्त में यदि कहूँ तो कहूँगी कि केशव नंदा भारती में ये साफ हो गया कि भारत का प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है। जब कभी संविधान को इंटरप्रेट करना होगा, यदि कोई प्रोविजन है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका मतलब है, क्या इसका मायना है, क्या अधिकार हैं लोगों के, तो हमेशा भारत की प्रस्तावना को देखा जाएगा। और फिर से यदि बात कहूं कि प्रस्तावना में जो चाबी है समझने की कि जिन लोगों ने संविधान बनाया वो क्या सोच रहे थे, वो प्रस्तावना में से देखने को मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि प्रस्तावना में मेरे अधिकार है, इसलिए प्रस्तावना के बेसिस पे मुझे अपने अधिकार दिए जाएं। लेकिन अपने अलग अलग जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपने जजमेंट्स देते समय प्रस्तावना को निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, उससे बिल्कुल कोई विरोधी बात भी नहीं कर सकते। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्यों भारत के संविधान का प्रस्तावना इतनी महत्ता रखता है, क्यों उसमें जो शब्द हैं, ये 5 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये शब्द जो हैं इनकी क्या महत्ता है और हर एक शब्द जो है उसे कितना सोच समझकर डाला गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें ज़रूर शेयर करिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों में, अलग अलग ग्रुप्स पे। आपके क्या सवाल हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आपके सारे इंडिविजुअल कमेंट्स को कोशिश कर रही हूँ कि कुछ का जवाब भी दे पाऊँ। अगले वीडियो में फिर बात शुरू करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से। क्या कहता है आर्टिकल 1 to 5 नागरिकता पर, और भारत के संविधान में किसको मिला नागरिकता का अधिकार, इस पर पेश होंगी आपके सामने अगले रविवार एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।